हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज किशोर कुमार एंड आई एम गोना टीच यू बिजनेस स्टडी। लास्ट क्लास का हमारा टॉपिक था अबाउट द डिविडेंड डिसीजन एंड वी हैव ऑलरेडी डन अबाउट द डेफिनेशन और एन स्मॉल इंट्रो अबाउट द डिविडेंड डिसीजन। सो नाउ टुडेज आवर टॉपिक इज फैक्टर इफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। सो आज हम फैक्टर इफेक्टिंग डिविडेंड करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो मैं ये चाहता हूँ सीक्वेंस वाइज सभी क्लासेस को देखें ताकि ये क्लास आपके लिए और भी इफ़ेक्टिव बने। क्योंकि अगर आपने डिविडेंड का मीनिंग, उसको अंडरस्टैंडिंग, उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो नहीं समझा तो फिर दिक्कत है आपको। फिर ये सीधे फैक्टर आपके लिए थोड़ा सा कोरिलेट या कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आप कि एग्जैक्टली में हम पढ़ क्या रहे हैं। सो आप उनको जरूर देखें। सो स्टार्ट करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग। यानी आज हमने एक चीज़ कही है कि देखिए फाइनेंस मैनेजर क्या करता है कि इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है। डिविडेंड डिसीजन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन, बट डिविडेंड आप कितना भी दे सकते हैं ये क्या है आपके ऊपर होता है, कंपनी के ऊपर होता है कि कंपनी जो कंपनी को ठीक लगता है उतना दे सकती है। ये डिपेंड करता है कंपनी के खुद डिसीजन पे। जैसे कि वॉरेन बफेट की कंपनी में वॉरेन बफेट की ये मतलब माइंडसेट है कि डिविडेंड नहीं देना चाहिए, डिविडेंड का हमें री इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा और उससे हम ज़्यादा पैसा जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं कहूँगा, क्या अकेला कंपनी को ही ये राइट होता है? नहीं, आपको कुछ और बातें भी सोचनी पड़ेंगी। तो वो क्या बातें हैं? क्या कंपनी को ठीक लगने तक क्या डिविडेंड का डिसीजन ले लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। कुछ और बातें भी द फाइनेंस मैनेजर हैव टू थिंक अबाउट। तो वो क्या बातें हैं? वही फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं किसको? डिविडेंड के डिसीजन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फैक्टर इफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंस मैनेजर एनालाइज, देखिए वो एनालिसिस करेगा, देखेगा, अपना एक क्रक्स बनाएगा, अपना माइंड सेट करेगा कौन कौन सी चीज़ों को देखना है उसको। फैक्टर इफेक्टिंग डिविडेंड एंड नेट अर्निंग बिटवीन द डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग। वो इन चीज़ों में जितने भी हैं, डिविडेंड कितना देना है, कितना रिटेन करना है, कितना पे आउट करना है, इनका डिसीजन लेने से पहले वो ये चीज़ों को देखेगा। पहला पॉइंट क्या है? अर्निंग। अर्निंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो अर्निंग, कंपनी के हाथ में प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ प्रॉफिट होगा उसी में से तो आप कुछ डिविडेंड को डिक्लेयर करेंगे। वैसे एक और बात बता दूं कि अगर मेरे से पूछो कि क्या बिना अर्निंग के भी कोई कंपनी डिविडेंड दे सकती है? ऑफ कोर्स दे सकती है। इवन अगर मैं ये कहूं कि कोई लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस हुआ है, फिर भी क्या डिविडेंड को दिया जा सकता है? यस, यू कैन डिविडेंड पे कर सकते हो आप। लेकिन आप कहेंगे सर उसके लिए फिर पैसा कहां से आएगा? पैसा आप रिजर्व से ले सकते हैं, रिजर्व से ले सकते हैं। बट द थिंग इज दैट इसके लिए आपको कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी। कौन सी कंडीशन करनी पड़ेंगी पूरी? ये बताएगा आपको कंपनी का एक्ट, कंपनी एक्ट 2000 हमारे पास में है 13, इसके हिसाब से। यानी मैं ये कहूं कि डिविडेंड देना क्या लॉस मेकिंग दे सकती है? अगर आपको लॉस होता है तब भी यस आप डिविडेंड दे सकते हैं। आप कहां से पैसा लेंगे? रिजर्व से यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशनों को सेटिस्फाई करने के बाद में। और ये कंडीशन कहां पर है? कंपनी एक्ट में आपको ये कंडीशनें मिलती हैं और कंपनी एक्ट में कंडीशन रूल 3 के अंदर हमें ये कंडीशन मिलती है। लेकिन मैं यहां पर यही चीज कहूंगा कि आपकी कंपनी के पास में अर्निंग होनी बहुत जरूरी है। द डिविडेंड, सो रीड करते हैं, डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ द करंट एंड प्रीवियस अर्निंग। हम इस साल की भी अर्निंग से डिविडेंड दे सकते हैं, प्रीवियस अर्निंग से दे सकते हैं। इफ देर इज अ मोर अर्निंग देन कंपनी डिक्लेयर हाई रेट। अगर आपके पास अच्छी खासी इनकम है, अच्छा खासा आपकी अर्निंग है, कंपनी में कोई दिक्कत ही नहीं है पैसे की, तो क्या दिक्कत है? आप ज्यादा डिविडेंड दे। फिर इसका अगर अपोजिट होगा तो डिविडेंड आपको कम करना होगा। सो यहां पर आपने जाना, अगर कंपनी की अर्निंग ज्यादा है तो डिविडेंड ज्यादा दे दो, अगर अर्निंग कम है, कमाई कंपनी की कम है तो कम डिविडेंड दे दो। अगर इनकेस लॉस भी होता है तो यू कैन पे डिविडेंड एज पर सेक्शन। कौन सा सेक्शन कहता है आप डिविडेंड देने के लिए? कि सेक्शन आपको यहां पर मिलेंगे कंपनी एक्ट के 2013 है। जो सेक्शन की अगर मेरे से पूछो तो सेक्शन 123 से लेके सेक्शन 127 ये किसके हैं? ऑफ कंपनी एक्ट 2013। सो सेक्शन 123 टू सेक्शन 127 ये आपको डिविडेंड की पूरी टर्म कंडीशन के बारे में बताते हैं। एज पर +2 ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए, बट मैं एक आइडिया दे देता हूं आपका। तो टू द पॉइंट अगर +2 की बात करें तो टू द पॉइंट अगर मेरे से पूछो तो बस ठीक है, अर्निंग ज्यादा है तो डिविडेंड ज्यादा है, अर्निंग कम है तो कम डिविडेंड देंगे।
लेकिन मैं साथ में बता देता हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, लॉस मेकिंग भी डिविडेंड को दे सकती है। कहाँ से पैसा लाना है, रिजर्व से लाना है, और ये सारे के सारे कंडीशन फुलफिल करनी होती है। रूल 3 के अंदर कंडीशन है रिजर्व की। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और कह देता हूँ, ये सेक्शन आपको 123 से 127 टर्म कंडीशन बताते हैं अबाउट द डिविडेंड, और ये आपके लिए ऑप्शन है पढ़ना, फिर भी मैं आपको कोरिलेट करा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है स्टेबिलिटी ऑफ द अर्निंग। कंपनी हैविंग स्टेबल स्मूथ अर्निंग प्रेफर टू हाई रेट ऑफ द डिविडेंड, कंपनी अनस्टेबल टू लो। अगेन इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट। देखिए वैसे सारे पॉइंट सिंपल हैं, आपको क्या करना है, अगर आपकी कंपनी में ये कहते हैं कि देखिए इस साल अच्छी अर्निंग है, तो क्या पिछले साल या आने वाले सालों में क्या कंपनी के पास अच्छी अर्निंग होने वाली है? अगर आपका स्टेबिलिटी रहती है तो ये एक आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप इस साल डिविडेंड देते हैं, अगले साल डिविडेंड देते हैं, किसी साल नहीं डिविडेंड देते, तो ये आपके लिए दिक्कत है। अर्निंग एक साल की नहीं देखनी है, आपको एक पिछले और आने वाले टाइम पीरियड का अच्छा खासा पता होना चाहिए कि अर्निंग स्टेबल रहने वाली है। कंपनी की अर्निंग, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये कह देता हूं, जैसे ये देखिए ये चार्ट बढ़ रहा है, तो ये चार्ट अगर ऐसे जा रहा है, जैसे इस ईयर फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, तो अर्निंग आपकी अगर मैं ये कहूं बढ़ रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए स्टेबिलिटी होनी चाहिए या फिर अर्निंग आपकी इंक्रीज होनी चाहिए। अगर दोनों ही कंडीशन हो रही हैं, यानी या तो स्टेबल रह रहा है सिस्टम आपका, जो ग्राफ है वो ऐसे है, या फिर ग्राफ आपका बहुत सही जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इन वाली कंडीशन में आपकी मार्केट में एक बहुत पॉजिटिव रेपुटेशन बनती है कि आप अच्छा डिविडेंड दे रही है कंपनी, और पिछले सालों में भी दे रही थी और आने वाले टाइम पीरियड में दे रही। तो स्टेबिलिटी ऑफ द अर्निंग भी है, यानी अर्निंग होनी चाहिए, बट क्या एक साल की देखनी है? नहीं, आने और पिछले पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों को एक अच्छा सीक्वेंस में आप कंपनी की रेपुटेशन दिखाना चाहते हैं, तो ये नहीं हो सकते कि डिविडेंड एक साल दिया, किसी साल दिया, किसी साल नहीं दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी डिविडेंड दिया, इस साल भी दिया, इस साल भी दिया, इस साल भी दिया, ये एक पॉजिटिवनेस दिखाती है। और इस साल दिया, फिर नहीं दिया, फिर नहीं दिया, फिर नहीं दिया, फिर लास्ट ईयर दिया, तो ये थोड़ा सा क्या है कि कंपनी को मार्केट के अंदर, रेपुटेशन के अंदर थोड़ा सा डाउनफॉल शो करता है कि देखिए कंपनी सही नहीं चल रही। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कैश फ्लो पोजीशन हो। तो पेइंग डिविडेंड मींस आउटफ्लो ऑफ कैश। आप पे कर रहे हैं डिविडेंड, इसका मतलब है घर से क्या पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं पैसे जाने का मतलब जेब में तो कुछ होना चाहिए ना। सो कंपनी डिक्लेयर हाई रेट ऑफ द डिविडेंड ओनली व्हेन देयर इज अ सरप्लस इन द कैश। डिविडेंड देते हैं तो घर से पैसे जाते हैं और जेब में पैसे होने जरूरी हैं, तो तभी डिविडेंड को डिक्लेयर करना है जब आपके पास पैसे जेब में भी तो होने चाहिए। इन सिचुएशन शॉर्टेज ऑफ द कंपनी, अब देखिए अगर कंपनी के पास में मैं ये कहूं कि पैसे की शॉर्टेज चल रही है, तो कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर जेब में शॉर्टेज है तो ये मानिए यहाँ कंपनी कितनी भी स्ट्रॉन्ग होगी, कितना कुछ भी उसके पास में होगा, अगर जेब में कैश नहीं है तो आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। अगर आप ऐसा करते हैं कि डिविडेंड को डिक्लेयर कर देते हैं और जेब में पैसा नहीं है और हम अपनी मन मर्जी से दे देंगे, तो ये बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि मैंने साथ में बताया इट्स एन ऑप्शन। मैं आपको एक सेक्शन बताता हूँ, तो वो सेक्शन आपके लिए क्या करता है, कंपनी एक्ट के वैसे तो 5 ही सेक्शन है, 123 टू 127। 123 से लेके 127 सेक्शन है, और आपके लिए सेक्शन में से ये सेक्शन कहता है कि कंपनीज अगर डिक्लेयर करती हैं, एक बार में अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो कितने दिन के अंदर, विदिन के अंदर 30 दिनों के अंदर, विदिन 30 डेज कंपनी को डिविडेंड देना पड़ेगा। तो सेक्शन इसके ऊपर आ जाता है हमारे पास में, डिविडेंड अगर डिफॉल्ट होता है सेक्शन 124 आ जाता है, 125 सेक्शन आ जाता है। तो ये सेक्शन 127 आपको कहता है आप अगर कैश नहीं है फिर भी आप डिविडेंड डिक्लेयर करना सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी ध्यान रहे आपके पास जेब में भी पैसा होना चाहिए। अगर आपने गलती से ये सेक्शन को ध्यान में बगैर रखे अपनी मनमर्जी से डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और आपने ये टाइम पीरियड को अवॉइड किया या नेग्लेक्ट किया या कंपनी एक्ट के किसी भी सेक्शन प्रोविजन को नहीं देखा, तो आपके लिए काफी दिक्कत हो सकती है। आपकी जेब में पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड मींस आउटफ्लो ऑफ कैश, सो यू मस्ट हैव द सफिशिएंट कैश फ्लो, तभी आपको डिविडेंड, इसको भी देख के डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए। यानी स्टेबिलिटी है, कंपनी अच्छी कमा रही है और आने वाले टाइम में भी कमाएगी, पास्ट ईयर में भी अच्छी रेपुटेशन रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या आपके पास जेब में पैसा है, वो भी बहुत जरूरी है। और ये जरूरी भी है, गलती मत कर देना। सेक्शन 127 आपको मैंडेटरी कंडीशन के तौर पे 30 डेज की टाइम पीरियड की रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है आपके ऊपर। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल पॉइंट। सीधी सी बात है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी है तो मैं ये कहता हूं कि कंपनी के पास में अच्छे प्रोजेक्ट हैं, कंपनी के पास में अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है,
तो वॉरेन बफेट की अगर लास्ट क्लास में आपने बात सुनी होगी तो साफ साफ कहते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म में देखना है कि पैसा कितना बनने वाला है आने वाले टाइम पीरियड में, और अगर कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, यानी कंपनी की कमाई ज़्यादा होने वाली है, कंपनी 18% कमाने वाली है और कंपनी शेयर होल्डर को कितना दे रही है 12%, तो यहाँ पर 6% कंपनी के पास में पॉजिटिव है, यानी कंपनी के पास इतना ज़्यादा कमा रही है। अगर कंपनी के पास में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो हम तो यही कहेंगे वॉरेन बफेट की माने तो आपको ज़ीरो डिविडेंड देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। सारा का सारा पैसा कंपनी के अंदर ही री इन्वेस्ट करना चाहिए और उस पैसे को अच्छी खासी अर्निंग के रूप में आपको बदल के, और कंपनी में अगर कंपनी अच्छा कमाती है डेफिनेटली शेयर की वैल्यू भी मार्केट में अच्छी ही जाएगी। तो शेयर होल्डर को जो वो कमा सकता है उसके हाथ में देने के बजाय कंपनी उसकी वैल्यू डबल या उससे भी ज़्यादा कर सकती है। सो आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगा आपको री इन्वेस्ट करना चाहिए, कंपनी में ही रिटेन करना चाहिए पैसा और रिटेन को री इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर आपको वो पैसा कंपनी के शेयर होल्डर का अपने पास नहीं रखना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन अगर आपकी अपोजिट है तो सर अगर ये 6% प्लस के बजाय माइनस में, तो हम यही कहेंगे आप चुपचाप अपने शेयर होल्डर को पैसा दें, क्योंकि आप उस पैसे को ख़राब कर रहे हैं। इससे बेटर है उसके हाथ में दें। शेयर होल्डर कुछ कमाता है अच्छी बात, नहीं कमाता उसकी अच्छी बात, कंपनी कम से कम लॉस मेकिंग तो नहीं बनेगी। बिना बात का रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा -6%, काफ़ी दिक्कत होगी। तो कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो कंपनी को रिटेन करना चाहिए, पैसा कम डिविडेंड देना चाहिए। अगर नहीं है कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो फिर कंपनी को ज़्यादा डिविडेंड देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द डिविडेंड। वही बात होगी आपको, हमने जो पहले जो सेकंड पॉइंट था वो क्या कहता है, अर्निंग स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और यहां पर ये पॉइंट कहता है कि डिविडेंड भी स्टेबल होना चाहिए। यहां पर मैं एक बात बता देता हूं कि देखिए अगर आपकी ये कंपनी है जैसे कि इस साल डिविडेंड दिया फिर दिया फिर दिया फिर दिया, इससे क्या है रेपुटेशन पॉजिटिव जाती है, कंपनी की ये पॉजिटिव रेपुटेशन जाती है। शेयर होल्डर भी देखिए उनको टेक्निकल चीज़ों का नहीं पता, जितना कि वॉरेन बफेट कहते हैं कि डिविडेंड ना देने वाली कंपनी उनकी, जैसे उनकी कंपनी डिविडेंड नहीं देती, कोका कोला कंपनी डिविडेंड नहीं देती, तो मार्केट में आम लोगों की धारणा ये होती है जो ज़्यादा डिविडेंड दे वो अच्छी कंपनी, जो डिविडेंड कम दे वो बुरी कंपनी। पर यहां पर अगर ये डिविडेंड अगर कंपनी मान लेते हैं दे रही है तो आपकी स्टेबिलिटी जितनी होगी उतना ही अच्छा नजर आएगा, एक पॉजिटिवनेस। इवन बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस पॉलिसी को अपनाती हैं, डिविडेंड को लगातार देना एक अच्छी बात है। उसके अंदर आप अगर ऐसा करते हैं, ये था इस साल डिविडेंड दिया उसके बाद नहीं दिया, फिर अगले साल 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 नहीं दिया, फिर यहां पर दिया, तो ये जो बीच में आप गड़बड़ कर रहे हैं ना सर, ये आपकी मार्केट के अंदर रेपुटेशन खराब करते हैं। तो इस पॉइंट के अंदर यही बात लिखी हुई है, कंपनीज फॉलो द स्टेबल ऑफ द डिविडेंड इम्पैक्ट शेयर होल्डर इंप्रूव द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। तो ये सारी की सारी हैं, डिविडेंड पॉलिसी सर्टिफाई द इन्वेस्टर इवन अ बिग कंपनी। तो ये सारी वही बातें हैं कि आपकी अगर स्टेबिलिटी रहती है तो ये चीज होनी बहुत अच्छी है। आपने इस साल दिया, इस साल दिया, इस साल अगर कोई दिक्कत भी आ रही है तब भी आपको डिविडेंड जरूर देना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी में अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो आप रिजर्व से पैसा ले सकते हैं, और ये रिजर्व के लिए आपको कुछ कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा। रूल 3 है जो कि कंपनी एक्ट के अंदर बताता है, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर बताता है। तो आप इनको देख के भी डिविडेंड को कंसीडर कर सकते हैं और अगले साल उसी को वापस मेंटेन करें। सो आपको डिविडेंड को कोशिश ये करनी चाहिए कि स्टेबिलिटी उसमें नजर आए, ना कि एक साल दिया और अगले साल या उससे आने वाले टाइम पीरियड में नहीं दिया। तो स्टेबिलिटी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी पॉजिटिव मार्केट में रेपुटेशन के लिए। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रेफरेंस ऑफ द शेयर होल्डर। अब देखिए यहां पर प्रेफरेंस यानी कि शेयर होल्डर की अपनी एक मांग क्या है। मैंने बताया कि सब कुछ अच्छा, कंपनी अर्निंग भी करती है और अर्निंग भी ये कहो कि बहुत अच्छी अर्निंग करने वाली भी है और कर भी रही है, स्टेबिलिटी भी है उसके अंदर, कैश फ्लो भी कंपनी के हाथ में अच्छा खासा है, यानी सब कुछ अच्छा है, डिविडेंड भी स्टेबल कर रहा है। पर शेयर होल्डर की एक मांग भी तो होती है ना, उसको भी देखना बहुत जरूरी है। आपकी कंपनी अगर ये चीज कहे कि हम री इन्वेस्ट करेंगे और आपके पैसे को डबल कर देंगे, आपकी शेयर वैल्यू बहुत इंक्रीज होने वाली है, लेकिन शेयर होल्डर का कंसेंट देखना बहुत जरूरी है। मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कंपनी क्या करती है, कंपनी के जो संचालक होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक तरह से रिकमेंड करते हैं, सिर्फ बताते हैं किनको, कि ये कह रहे हैं शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, जो ये शेयर होल्डर होते हैं ना, इनको ये बता रहे हैं
कि हम आपको मान लेते हैं 10% डिविडेंड देना चाहते हैं या 18% डिविडेंड देना चाहते हैं, या हम ये कह रहे हैं कि इस बार हम डिविडेंड सिर्फ 5% डिविडेंड देना चाहते हैं, तो कोई भी आप अपने ऑप्शन रखी कि 5% देना चाहते हैं, 10% देना चाहते हैं, 18। तो फाइनली डिविडेंड डिक्लेयर कौन करता है? ये लोग करते हैं। जो वर्ड में डिक्लेयर्ड यूज कर रहा हूं, ये डिक्लेयर कौन किन की परमिशन के बाद में यूज किया जाता है? कंपनी के पास पावर होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, संचालक ये सिर्फ बताते हैं, रिकमेंड करते हैं। फाइनली जो डिक्लेयर होता है एजीएम के अंदर, ये लोग कहेंगे, शेयर होल्डर भाई साहब ये कहेंगे यस हमें मंजूर है 5% कंपनी दे, हमें मंजूर है 10%, हमें मंजूर है 18%। अगर कंपनी ने ये कहा हम 18% देना चाहते हैं, शेयर होल्डर कहते हैं यस हम 18% लेने के लिए तैयार है। शेयर होल्डर ये कह सकते हैं हम 17 लेंगे, शेयर होल्डर कम को हाँ भर सकते हैं, पर क्या कंपनी ने 18% कहा और शेयर होल्डर कहेंगे हम तो 19 या ज्यादा लेंगे? नॉट पॉसिबल। आपके पास ये राइट नहीं होगा। आपके पास में, शेयर होल्डर के पास में सेक्शन कौन सा कहता है? सेक्शन यहां पर आ जाता है, वही बात है 123 सेक्शन आता है। 123 सेक्शन ये कहता है कि कंपनी के शेयर होल्डर ही फाइनली शेयर का जो डिविडेंड है उसको डिक्लेयर करते हैं। तो यहां पर ये सेक्शन यहां पर आपको ये राइट देता है, आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसके बराबर तक हाँ कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते। यानी शेयर होल्डर 5 कहा है कंपनी ने तो 5 कह सकते हैं, 4 कह सकते हैं, कम कर सकते हैं, पर बढ़ा नहीं सकते, ज्यादा 6 नहीं कह सकते। अब यहां पर मेरा मेन ये पॉइंट आता है यहां पर कि देखिए, अगर आपकी कंपनी सब कुछ अच्छा कर रही है, वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, पर यहां पर मैं आपको बताऊं कि आपके जो शेयर होल्डर है ना, वो ये चाहते हैं कि भाई साहब हम लोग कौन हैं? हम एक तरह से रिटायर वाले हैं, हम ओल्ड एज वाले हैं, हमारे पास बुढ़ापे में कमाने के लिए दूसरा सोर्स नहीं है, हमारे पास जो हाउस होल्ड खर्चे हैं, हाउस होल्ड खर्चे किससे चलते हैं? सर ये जो कंपनी डिविडेंड देती है ना, हमारे खर्चे तो इसी से चलते हैं। एक तरह से हमारे पास में ये पैसा क्या काम कर रहा है? पेंशन का काम कर रहा है। और ये बूढ़े लोग कहते हैं भाई साहब कंपनी चाहे हमारे शेयर को 4 गुना कर दे, पर प्रेजेंट में घर के जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, मंथली एक्सपेंस है, हमें हाउस होल्ड के खर्चे चलाने के लिए हमारे हाथ में पैसा होना ही चाहिए। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी पैसे को 4 गुना या 10 गुना बढ़ा रही है, हमें तो 10% डिविडेंड कम से कम ये चाहिए 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 चाहिए। तो अगर आपके पास में रिटायर वाले लोग ज्यादा हैं, जैसे इफ ए कंपनी हैव द लार्ज अमाउंट ऑफ रिटायर मिडिल क्लास, अगर ऐसे लोग हैं, गरीब हैं या रिटायर हो चुके हैं, जिनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, या फिर मिडिल क्लास वाले हैं जो काम तो करते हैं पर डिविडेंड से साथ में उनका एक हेल्प हो जाती है, तो ऐसे लोग हैं, तो आपको फिर कंपनी का ही अकेला नहीं सोचना चाहिए, आपको शेयर होल्डर का भी सोचना चाहिए। अगर ऐसे लोग हैं तो डिविडेंड आपको हाई देना चाहिए। अगर आपके पास युवा पीढ़ी है, रोजगार अच्छा कर रही है साथ में, यानी आपके डिविडेंड देने से उनकी कमाई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनके हाउस होल्ड खर्चे, उनके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आने वाले, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर आप क्या करेंगे? फिर लो डिविडेंड दें। तो ये पॉइंट, यही पॉइंट कहता है, रीड आप कर लेना। वही बात है, कीप असाइड द लेस इन द फॉर्म ऑफ द रिटर्न, वही बात है, कंपनी को रिटर्न नहीं करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? उनको जो रिटायर्ड हैं, जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, उनका आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो ये भी एक आपको फैक्टर है जो कि सोचना जरूरी है बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड। वैसे डिक्लेयर करना मैं गलत बोल रहा हूँ, यहाँ डिक्लेयर वर्ड कौन कर सकता है? डिक्लेयर तो करते हैं शेयर होल्डर। डिक्लेयर कौन से लोग करते हैं? यहाँ पर ये करते हैं शेयर होल्डर लोग। कंपनी का पॉलिसी क्या है? यहाँ पर एज अ फाइनेंस मैनेजर का काम क्या आएगा? वो लेगा सिर्फ डिसीजन, वो सिर्फ लेगा, फाइनेंस मैनेजर क्या लेगा? सिर्फ डिसीजन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टैक्सेशन पॉलिसी। अब आज के तारीख की बात करें तो डिविडेंड के ऊपर टैक्स का जरूर मार पड़ती है, लेकिन ये जो टैक्स है, डिविडेंड फ्री है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। लेकिन किसके लिए टैक्स नहीं है? अगर आप शेयर होल्डर हैं, कंपनी से डिविडेंड लेते हैं, तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ये टैक्स किस पे लगता है? फिर डिविडेंड के ऊपर टैक्स जो पे करता है वो कौन करता है? हमारे राइट नाउ कंपनियों को ये पैसा पे करना पड़ता है। तो कंपनी के ऊपर अगर मार्केट के अंदर जो टैक्स है वो हाई हो जाएगा, तो कंपनी क्या करेगी? ज्यादा टैक्स की मार से क्या होगा कि कंपनी कहीं ना कहीं लो डिविडेंड देगी। अगर टैक्स रेट कम है तो कंपनी क्या देगी? हाई, यानी कंपनी ही टैक्स पे कर रही है। अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो कंपनी सोचेगी कि यार ज्यादा टैक्स पे करके डिविडेंड देने के बजाय हम इस साल या कम थोड़ा दे देते हैं या नहीं देते हैं, तो कंपनी क्या करेगी? टैक्स रेट को देखते हुए डिविडेंड को हाई या लो को कंसिडर कर सकती है।
ये वही बात है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ ए कैपिटल मार्केट कैन इजिली बी असिस्ट अप्रोच। देखिए, अगर आपकी कैपिटल मार्केट के अंदर इजिली अप्रोच है एंड देर इज इनफ डिमांड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनीज कैन गिव मोर डिविडेंड एंड अदरवाइज, अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो कंपनी को क्या करना चाहिए कि डिविडेंड कम देना चाहिए। यहाँ कैपिटल मार्केट से अगर मैं बताऊं, वैसे तो चैप्टर नंबर इसके लिए कौन सा आने वाला है, चैप्टर नंबर 10 है, जहां पर हम मार्केट के बारे में सीखेंगे। मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है। अगर कैपिटल मार्केट की मेरे से बात पूछो कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके अंदर कैपिटल का मतलब हो गया जब आपको कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत पड़ती है, तो कैपिटल यानी आप बाजार से जब पैसा लेने के लिए जाएं तो आपके अंदर कंपनी की अच्छी रेपुटेशन है, अच्छी, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लोन वगैरह ले सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ अंबानी अगर आज इनको पैसा चाहिए, रतन टाटा इनको पैसा चाहिए, तो ये क्या कर सकते हैं, इनके नाम से ही इतनी गुडविल अच्छी है कि वो इजीली कैपिटल मार्केट में कोई भी इनको पैसा देने के लिए आसानी से हाँ कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है और आपकी मार्केट में इतनी अच्छी रेपुटेशन नहीं है कि आप कैपिटल मार्केट में आपकी एसेस नहीं है, आपको इतनी जल्दी से कोई भी लोन प्रोवाइड नहीं करवा, तो फिर आपको पास पैसे की दिक्कत आएगी। पैसे की दिक्कत आएगी तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, ज़्यादा डिविडेंड देके तो जेब खाली कर लोगे आप। इसका मतलब क्या हो गया, आपको अगर बाजार से आसानी से पैसा मिल जाता है तो ज्यादा डिविडेंड दे दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैसे की व्यवस्था आपको री इन्वेस्ट करने की या फिर कभी भी जरूरत पड़े तो आप कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है तो फिर आपको कम डिविडेंड देना चाहिए, ज्यादा पैसा अपने हाथ में रखना चाहिए, रिटेन करना चाहिए, क्योंकि जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी तो आप अपना पैसा ही इन्वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि बाजार में आपको मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो इसलिए कैपिटल मार्केट को असेस करके देखना भी जरूरी है कि क्या आपकी मार्केट में अप्रोच है, क्या आप इजीली असेस कर सकते हैं, आपकी गुडविल की सिक्योरिटी की वैल्यू अच्छी है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इजीली मार्केट से पैसा मिल जाएगा, ज़्यादा पैसे की दिक्कत नहीं आएगी आपको आने वाले टाइम पीरियड में, तो आप ज़्यादा डिविडेंड देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आपको डिविडेंड कम देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लीगल रिस्ट्रिक्शन। लीगल रिस्ट्रिक्शन इज द अगेन सिंपल। ये देखिए, लीगल रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, जैसे कंपनी एक्ट मैंने बताया, कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन की अगर मान लेते हैं सेक्शन 126, अगर ये कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता है, कोई डिफॉल्ट होता है, कोई कंपनी में कोई और दिक्कत आती है, तो अगर कोई भी एक्ट आपको रोकता है कि आपको डिविडेंड यहाँ नहीं देना चाहिए, तो आपको एक्ट की बात को भी देखना चाहिए कि आपको कोई एक्ट है, कोई प्रोविजन है, कोई सेक्शन है जो कि रोक रहा है कि इस साल आप डिविडेंड, कोई ना कोई गड़बड़ है या आपकी कंपनी में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई और दिक्कत हो रही है, तो आपको वहाँ पर डिविडेंड फिर नहीं देना चाहिए। फिर आपको उसको एक्ट को या उसके सेक्शन प्रोविज़न जो भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है उसको कंसिडर करना चाहिए एंड उसके बाद में ही आपको सोचना चाहिए। ऐसी दिक्कत नहीं है तो फिर डिविडेंड दे दो, दिक्कत है तो मत देना, या फिर लो रेट देना, या फिर सेक्शन के हिसाब से ही जो रिस्ट्रिक्शन है उसके हिसाब से देना। आगे कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट, व्हेन द कंपनी, अगर आपकी कंपनी ने कोई लॉन्ग टर्म लोन वगैरह ले रखा है, जिनसे लॉन्ग टर्म लोन लिया है आपने, वो आपके ऊपर पाबंदी लगाते हैं कि देखिए आपको हम 10 करोड़ लोन चाहिए, 20 करोड़ लोन चाहिए, हम दे देंगे, और ये 10 करोड़ लोन आपको 15 साल के लिए चाहिए, वेल एंड गुड है, लेकिन आपकी कंपनी डिविडेंड नहीं देगी, तो फिर क्या हो गया, अगर आपने इस कंडीशन के ऊपर, शर्त के ऊपर लोन लिया है तो फिर आप डिविडेंड नहीं ले सकते। अगर आपके कॉन्ट्रेक्चुअल राइट ऐसे ही हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया किसी कंपनी के साथ जिनसे लॉन्ग टर्म लोन लिए, तो वहाँ पर वो यही चाहती हैं कि आप डिविडेंड में पैसा खराब ना करें, आप री इन्वेस्ट करते जाएं, कंपनी का पैसा बाहर नहीं निकलेगा इससे डिविडेंड के नाम से, और कंपनी में पैसा रहेगा। और उनके ऐसे ही हो सकता है कि बैंक या कोई भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको लगता हो कि आपका पैसा अगर आपके पास रहेगा तो वो उनकी सिक्योरिटी का ही एक तरह से काम करेगा, तो आपको उनकी कंडीशनों को भी देखना चाहिए। स्टॉक मार्केट रिस्ट्रिक्शन, अगर देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो कोई पाबंदी लगी है तो फिर उसको भी आपको कंसीडर करना चाहिए। द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इंपैक्ट द स्टॉक मार्केट इंक्रीज इन गुड न्यूज इन द स्टॉक मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। देखिए डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इंपैक्ट इंक्रीज इन, अगर आप जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो स्टॉक में, आप मार्केट में लोगों को क्या चाहिए, ज्यादा अच्छा कब लगता है, जब ज्यादा डिविडेंड कंपनी दे रही है। वॉरेन बफेट इससे अपोजिट सोचते हैं, हम उनकी बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर तो यही करें, लोगों को लगता है जो कंपनी ज्यादा डिविडेंड देगी वो एक अच्छी कंपनी है, तो इससे उसकी स्टॉक प्राइस ज्यादा बढ़ेगी। आपके पास अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, अर्निंग अच्छी है और आपके पास री इन्वेस्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आप साथ में ये भी चीज कर लो, आप ज्यादा डिविडेंड दे रहे हैं, ज्यादा आपके मार्केट में शेयर बढ़ रहे हैं, तो आपको फिर क्या करना चाहिए, डिविडेंड ज़्यादा ही देना चाहिए, क्योंकि वो क्या कर रहा है, आपको शेयर में इंक्रीज दे रहा है, शेयर प्राइस मार्केट में आपका इंक्रीज हो रहा है, तो आपको इन चीज़ों को देखना चाहिए। तो सो दीज आर द वेरी सिंपल पॉइंट्स, तो आपने इनको अच्छे से देख लिया होगा, वेरी सिंपल पॉइंट है, आप इनको गो थ्रू कीजिए और इजिली आपको ये समझ में आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।